नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि वंशवाद की राजनीति डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लेकिन दुनिया भर में और ख़ासतौर से अपने देश में वंशवाद की राजनीति ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। फलती फूलती भी रही है और वो नीचे भी जाती रही है। वो समय के साथ क्या मुद्दे हैं, किस तरह का नेतृत्व आता है, अगली पीढ़ी किस में कितनी क्षमता है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। भारत में डेमोक्रेसी में वंशवाद या डायनेस्टिक डेमोक्रेसी आप कहें तो उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को अपने राजनीतिक वारिस के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया, अपने प्रधानमंत्री रहते ही उन्हें इंदिरा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने वही काम किया, अपने बेटे को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, सांसद बनाया और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई, लेकिन उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए और दुर्भाग्य से उनकी भी हत्या हो गई। उसके बाद सत्ता जो है वो सीधे तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से सोनिया गांधी, राजीव गांधी की पत्नी के हाथ में आ गई। अब सोनिया गांधी ने सत्ता में आने के बाद अपने बच्चों को आगे बढ़ाना शुरू किया, पहले राहुल गांधी को, और आप देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्च करने की, सक्सेसफुल बनाने की या देश का प्रधानमंत्री बनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और उसमें गांधी नेहरू परिवार लगातार असफल हो रहा है। अब सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी राजनीति में आ गई हैं, केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य हो गई हैं। तो वंशवाद का, गांधी परिवार का भविष्य क्या होगा, इसकी बात फिर कभी करेंगे। आज गांधी परिवार या गांधी परिवार के वंशवादी राजनीति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस की देखा देखी, जब ये देखा दूसरी पार्टियों में इस तरह की राजनीति का चलन नहीं था, लेकिन जब देखा कि ये राजनीति सफल हो रही है और लोगों का समर्थन मिल रहा है इसको, तो दूसरी पार्टियों ने भी अपनाना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि जो पार्टियों में कार्यकर्ता थे या दूसरी पीढ़ी के नेता थे, उनके लिए अवसर सीमित होते गए, खास तौर से जो शीर्ष पद है उसके लिए। ये तय हो गया जन्म से कि नेता का बेटा ही उसका वारिस होगा, वही पार्टी का अध्यक्ष होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा या उससे बड़ा कोई पद मिलता है तो वही बनेगा। ये जो वंशवाद की राजनीति है, कई जगह उसको लोगों ने नकारा भी है। जैसे आप देखें कर्नाटक का उदाहरण देखिए, देवगौड़ा का परिवार, हालांकि उनके छोटे बेटे एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन आज उनकी पार्टी हाशिए पर चली गई है और पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर है। तो उसी के साथ उनके परिवार की राजनीति भी खत्म होने के कगार पर है। आप आंध्र प्रदेश में आ जाइए, चंद्रबाबू नायडू एन.टी. रामाराव के दामाद थे, उन्होंने पार्टी पर कब्जा किया, पार्टी को आगे बढ़ाया। अब वो अपने बेटे को अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं, लेकिन वो होता हुआ उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। उस तरह की लोकप्रियता उनके बेटे नरा नायडू की है नहीं, लेकिन आगे चलकर भविष्य में क्या होगा पता नहीं। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ प्रदेश तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने कोशिश किया अपनी बेटी के कविता को आगे बढ़ाने की, लेकिन सफल नहीं हुए। राजनीतिक रूप से भी और वैसे भी वो भ्रष्टाचार के आरोप में इतना ज़्यादा घिर चुकी हैं कि उनके खिलाफ जो केस है उनका निपटारा कब होगा, फैसला कब होगा, किस तरह का फैसला आएगा, किसी को मालूम नहीं है। इस तरह से आप एक एक करके अलग अलग प्रदेशों में देखते जाइए तो आपको इस तरह की राजनीति कभी कम होती हुई, कभी ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। अब तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद उनके बेटे एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री बने। अब वो अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं। तो 2026 का चुनाव तय करेगा कि एम.के. स्टालिन को इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु की जनता का विश्वास हासिल होगा या नहीं। लेकिन मैं आज इनमें से किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात देश के 2 युवा नेताओं की कर रहा हूँ जो वंशवादी राजनीति से आते हैं और जिनका राजनीतिक भविष्य ज़्यादा लंबे समय में नहीं, अगले 2 साल में तय होगा कि उनका राजनीतिक भविष्य आगे बढ़ने वाला है या फिर उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है। जब राजनीति में पूर्ण विराम की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पार्टी खत्म हो जाएगी या नेता खत्म हो जाएगा।
नेता सत्ता की और पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो जाए तो आप समझिए कि उसका अवसान हो गया है। फिर वो बनी रहती है, वो मैदान में रहती है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा प्रभाव होता नहीं, राजनीति को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है, न नेता न उसकी पार्टी। तो जिन दो राज्यों के दो नेताओं की, युवा नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, उन दोनों राज्यों में, एक राज्य में 2025 नवंबर में चुनाव होना है, आप ठीक समझिए, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, और दूसरे राज्य में उत्तर प्रदेश, जहाँ फरवरी मार्च 2027 में चुनाव होना है। तो तेजस्वी यादव बिहार में, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। ये दोनों चुनाव 25 और 27 के विधानसभा चुनाव इन दोनों राज्यों के ये तय करेंगे कि इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आगे बढ़ेगी इनकी गाड़ी, स्टेशन पर खड़ी रह जाएगी, या पीछे यार्ड में चली जाएगी। इनके पास इसके अलावा ज़्यादा विकल्प है नहीं। दोनों अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि इनके पिता से जो विरासत में राजनीति मिली थी उसको पूरी तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया है या हासिल किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से जरूर उत्तर प्रदेश में लगता है कि अखिलेश यादव ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि ये अपवाद भी हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने थे और पूर्ण बहुमत की सरकार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव आया, वो कुछ नहीं कर पाए। 2017 में विधानसभा चुनाव आया, उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव हुआ और उनकी पार्टी लगभग हाशिए पर पहुंच गई। 403 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 47 सीटें मिली, 47। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। 2014 की तरह 19 में भी केवल 5 सीटें मिली लोकसभा की, जबकि 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तो उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आया, सीटें जरूर कुछ बढ़ गई, लेकिन सत्ता से फिर भी दूर रहे। और 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये मानकर चल रही थी कि वो सत्ता में आने वाले हैं। यहाँ तक हो गया था कि लोगों के विभाग बंट गए थे कि कौन किस विभाग का मंत्री होगा, और वहाँ से धड़ाम से जो गिरे अखिलेश यादव, तो उसके बाद फिर उनको कांग्रेस की शरण में जाना पड़ा, कांग्रेस से समझौता करना पड़ा। पहले इंडिया अलायंस में शामिल हुए, गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का बना, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से सीटों का तालमेल किया। कांग्रेस से तालमेल क्यों किया अखिलेश यादव ने, जबकि 2017 में भी कर चुके थे और उसका नतीजा भुगत चुके थे, लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी थी। 2017 तक उनके मुस्लिम वोट बैंक पर कोई खतरा नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव नतीजे, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसने अखिलेश यादव को सावधान कर दिया। बल्कि जितनी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं भाजपा को छोड़कर, उन सबको, जिनकी नज़र मुस्लिम वोट पर रहती है, कि उनको लगा कि मुस्लिम वोट अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जा सकता है। तो या तो उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किए या ये तय किया कि कांग्रेस के साथ हाथ मिला लें। अखिलेश यादव उनमें से एक थे। उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, उसका उनको फ़ायदा हुआ, बल्कि मैं कहूँगा डिसप्रोपोर्शनेट फ़ायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो असंतोष था उसका भी फ़ायदा हुआ। उसके अलावा एक झूठे नैरेटिव का फ़ायदा हुआ, और कांग्रेस के साथ होने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुक गया, और कांग्रेस के साथ होने से उन्हें कुछ दलित वोट भी मिल गए। तो एक तरह से डबल बोनेंजा था उनके लिए, दोहरा लाभ हुआ। वो लाभ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये जो 9 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव हुए उसमें स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के साथ रहने के बावजूद, हालांकि कांग्रेस उनमें से किसी सीट पर लड़ी नहीं, न ही चुनाव प्रचार किया समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन होने के बावजूद, लेकिन 7 सीटें 9 में से समाजवादी पार्टी हार गई। और ऐसी सीटें हारी जिस पर भाजपा बमुश्किल जीतती थी या नहीं जीतती थी। कुंदरकी की सीट उसमें से एक है, और कई सीटें हैं, लेकिन उन सब की बात पहले हो चुकी है। ऐसी सीटों पर जहां 60%, 65% मुस्लिम मतदाता था, वहां भाजपा की जीत, ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी थी कि कांग्रेस साथ में है, मुस्लिम वोटों का कोई बंटवारा नहीं हो रहा, बहुजन समाज पार्टी उठ नहीं पा रही है, इसके बावजूद बीजेपी का उम्मीदवार मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, और वो भी उसका हिंदू उम्मीदवार जीत रहा है। इसकी कोई तोड़, इसका कोई जवाब अभी तक अखिलेश यादव को मिला नहीं है।
तो उनके लिए चिंता की बात है। 2027 उनके लिए करो या मरो का चुनाव होगा। 2027 हारने के बाद उनके लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा। फिर कह रहा हूं, अस्तित्व का मतलब पार्टी खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं, सत्ता की दौड़ में बनाए रखना अपनी पार्टी को बहुत कठिन हो जाएगा। 2027 का मतलब है कि 10 साल लगातार सत्ता से बाहर, और 2014 के बाद से जो केंद्र में सरकार है वो भी उनकी सहयोगी सरकार नहीं है। जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी तो चाहे दबाव में, जो कि समाजवादी पार्टी के लोग मानते ही हैं, मुलायम सिंह यादव बयान दे चुके हैं कि ईडी और सीबीआई और एजेंसियों का डर दिखाकर कांग्रेस पार्टी समर्थन लेती थी, तो उसके बदले में कुछ देती भी थी। अब ये तो वो पार्टियां जाने आपस में कि क्या लेन देन होता था, लेकिन इतना तय है कि एक सहानुभूति जो है या समर्थक पार्टी केंद्र में सत्ता में थी, समाजवादी पार्टी, तो उसका लाभ, मतलब होस्टाइल पार्टी नहीं थी। बीजेपी 2014 में आई तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें शुरू हुई, लेकिन उसको लगा कि हम राज्य की सत्ता पर काबिज हैं, और अखिलेश यादव को बिल्कुल गुमान नहीं था कि 2017 का चुनाव हारेंगे, और इस बुरी तरह हारेंगे ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। लेकिन 2022 के चुनाव में वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जो है वो लबालब था। उनको लग रहा था कि बस चुनाव के नतीजे की घोषणा होना बाकी है, बाकी तो हम चुनाव जीत चुके हैं। नतीजा आया, फिर चुनाव हार गए। उसके बाद 2019 के चुनाव में उन्होंने मायावती से, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को बड़ी सफलता मिली, इतनी बड़ी सफलता मिली जो उनके पिता को भी अपने जीवन काल में नहीं मिली थी। इससे अखिलेश यादव को लगा कि अब उनकी पार्टी के दिन बहुरने वाले हैं, यानी उनकी पार्टी बाउंस बैक कर रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन फिर आ गया ये उपचुनाव, उसने फिर उनको पीछे धकेल दिया। तो अब स्थिति ये है कि कांग्रेस और उनका साथ ऐसा है कि साथ रहा भी न जाए और सहा भी न जाए। उनको हर समय ये डर सताता रहता है कि कांग्रेस उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, इसलिए कांग्रेस से दूरी भी चाहते हैं और कांग्रेस का साथ भी चाहते हैं। तो ये स्थिति जो है ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को तय करना पड़ेगा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव में उतरेंगे या कांग्रेस पार्टी के बिना उतरेंगे। दोनों स्थितियों में उनके लिए कोई आसान स्थिति नहीं है। कांग्रेस के साथ जाने का मतलब है कि बड़ी संख्या में सीटें कांग्रेस पार्टी को देनी पड़ेंगी, और जो अनुभव है क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस को जिसने भी ज़्यादा सीटें दी उसने नुकसान उठाया, तो क्या अखिलेश यादव ये जोखिम मोल लेने को तैयार होंगे? क्या कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार होंगे? आप देखिए, उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस को 9 में से सिर्फ 2 सीटें देने का ऑफर किया था, जो कांग्रेस ने मना कर दिया। तो क्या ऐसी स्थिति 2027 के विधानसभा चुनाव में आ सकती है कि अगर वो कम सीटें देंगे तो कांग्रेस मना करके अलग लड़ सकती है, तो मुश्किल है। अगर ज़्यादा सीटें देते हैं तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बुरा है, तो मुश्किल है। तो उनके लिए मुश्किल दोनों स्थितियों में है, तो कांग्रेस के साथ चलें तो भी और कांग्रेस से अलग चलें तो भी। तो 2027 का चुनाव, जो उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल बना हुआ है कानून व्यवस्था का, विकास का, उसके अलावा सनातन धर्म की सांस्कृतिक विरासत का, जिस तरह से मस्जिदों और अलग अलग जगहों पर मंदिर निकल रहे हैं, अदालत के आदेश से सर्वे हो रहे हैं, उन सब का फैसला, उनमें से कई का, सबका तो नहीं कह सकते, कई का फैसला 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आ जाएगा, जिसमें 2 मैं मानता हूं प्रमुख रूप से, एक ज्ञानवापी पर और दूसरा कृष्ण जन्मस्थान मथुरा पर। इन दोनों का फैसला अदालत से आ सकता है चुनाव से पहले। जिस स्थिति में है दोनों केस अदालत में, उसमें अगर चुनाव से पहले फैसला आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कद बढ़ा है, उसकी वजह से उनके और अखिलेश यादव के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है। अखिलेश यादव जो है उछल कर भी उनके कद तक नहीं पहुंच सकते। तो जब कद तक नहीं पहुंच पाएंगे तो पद तक पहुंचने का कोई सवाल नहीं है। तो अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बहुत सारी हैं। एक दूसरा,
उनको ये भी डर सता रहा है कि उनका यादव वोट बैंक भी कुछ पुनर्विचार कर सकता है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यादव समाज को एक संदेश दिया है कि देखिए, सामान्य परिवार का यादव भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक परिवार का यादव जो है वही मुख्यमंत्री बन सकता है। दूसरी बात, जो पढ़ा लिखा यादव समाज है और जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ यादव समाज है, उसके मन में भी पुनर्विचार की भावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग अखिलेश यादव को छोड़ देंगे, लेकिन उस तरह की लॉयल्टी बनी रहेगी 27 तक, इस पर जरूर सवाल है। और लॉयल्टी बनी रहेगी तो कितने प्रतिशत लोगों की, उनकी संख्या क्या होगी, कितने बड़े पैमाने पर साथ बने रहेंगे, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कुछ लोग साथ छोड़ते हैं तो उनकी संख्या क्या होगी। तो जाहिर है कि अगर साथ छोड़ेंगे यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी का, तो वो न तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने वाले हैं, न कांग्रेस के साथ। अगर, ये बहुत बड़ा अगर है, ये मतलब साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मेरी नज़र में एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगा अगर यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ी मात्रा में ही सही जाने का फैसला करते हैं। और कांग्रेस से अगर समझौता नहीं होता है तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी तय मानिए आप। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए दो तरफा मुश्किल है। साथ रहें कांग्रेस के, दोनों घाटे में रहते हैं, अलग हो जाएं तो घाटे की संभावना। अब उनको ये तय करना है कि किसमें कम नुकसान है, उस स्थिति को, उस विकल्प को उनको चुनना पड़ेगा। तो 2027 का चुनाव सत्ता से बाहर रहते हुए 10 साल हो जाएंगे अगर हार जाते हैं 2027 का चुनाव, और फिर 5 साल पार्टी को चलाना, 15 साल सत्ता से बाहर रहकर पार्टी को चलाना, केवल ये काम जो कैडर बेस्ड पार्टीज हैं वही कर सकती हैं। और उनमें लेफ्ट पार्टीज हैं या भारतीय जनता पार्टी है। लेफ्ट पार्टीज का जनाधार वैसे ही सिकुड़ रहा है, वो सीमित हो गई है केरल तक, केरल से बाहर अब उनका कोई आधार बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आधार लगातार बढ़ रहा है। दो चीज़ों पर गौर कीजिए, जैसे जैसे देश में साक्षरता बढ़ रही है, जैसे जैसे देश में आर्थिक तरक्की हो रही है, इसको आप देखेंगे तो आपको एक फर्क नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ भी उसी रफ्तार में या उसी अनुपात में हो रही है। तो और इन दोनों मोर्चों पर कोई रुकावट आने वाली नहीं है। न तो साक्षरता दर कम होने वाली है और न तो देश का आर्थिक विकास रुकने वाला है, लोगों की स्थिति और बेहतर होने वाली है। तीसरा फैक्टर जो जाति की राजनीति पर सबसे बड़ा कुठाराघात करता है वो है अर्बनाइजेशन। उत्तर प्रदेश में अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। तो ये सब मिलाकर जितने फैक्टर्स हैं, सब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो चुनाव में होता है वो नैरेटिव का होता है। अखिलेश यादव के पास अभी इस समय कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है। हालांकि उन्होंने कोशिश की लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए नाम का एक नैरेटिव बनाने की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, वो जो है उनका मुद्दा उपचुनाव में पिट गया। अब वो खुद भी पीडीए की बात यदा कदा ही करते हैं, ज़्यादा उसकी बात भी नहीं करते हैं। इसी तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव को ये मौका नहीं मिला कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना पाएं। जब उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था तो तेजस्वी यादव की वो उम्र नहीं थी और वो राजनीति में भी नहीं थे कि उनको मुख्यमंत्री का पद सौंपते, तो अपनी पत्नी को सौंपा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल का विकास रुक गया। फिर कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, अगर 2015 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से उन्होंने हाथ न मिलाया होता तो बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल हाशिए की पार्टी बन गया होता। लेकिन वो हुआ नहीं, तो इसलिए अब उस पर ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव को भी देखकर ऐसा लग रहा था लोकसभा चुनाव से पहले और ख़ास तौर से 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कि वो बिहार की राजनीति का उभरता हुआ सितारा है। और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक विरासत है उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है।
और उत्तर प्रदेश की तुलना में मुस्लिम यादव वोट बैंक जो है, ये MY समीकरण जो है वो ज़्यादा मजबूत संख्या बल के हिसाब से बिहार में है। और मुस्लिम वोटों का ऐसा कोई दावेदार भी नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे तो उनको मुस्लिम वोट कहीं किसी किसी क्षेत्र में उनके उम्मीदवार को मिल जाए तो अलग बात है, वैसे ज़्यादा मिलना नहीं है। और कोई तीसरी फोर्स है नहीं बिहार में जो मुस्लिम वोटों की दावेदारी कर सके, इसलिए RJD को मुस्लिम वोट मिलेगा ही। लेकिन मुसलमानों में भी, मुस्लिम समाज में भी RJD को लेकर, उसकी नीतियों को लेकर, उसकी राजनीति को लेकर एक असंतोष है। तो वो RJD के खिलाफ तो किसी को वोट नहीं देंगे, लेकिन ये जो अरुचि है वो उनको मतदान केंद्र तक जाने से रोक सकती है। अब ये होगा कि नहीं, ये 2025 में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार और जिस तरह का गठबंधन है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का, उसमें वो क्लियर कट विनर आज से ही नजर आते हैं। और लोकसभा चुनाव में जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वैसी परफॉर्मेंस तेजस्वी यादव नहीं दिखा पाए। तेजस्वी यादव की यह हालत देख के मुझे 2009 का बहुजन समाज पार्टी का जो हश्र हुआ 2009 में वो याद आता है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की। 2009 में कई पार्टियों ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया और माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ेगी। कुछ लोगों का मानना था कि वो 50 के ऊपर भी जा सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 20-21 सीट पर सिमट गई, उसकी सीटों की संख्या बढ़ी नहीं। और उसके बाद जो गिरावट आना शुरू हुई पार्टी में, उसके जनाधार में, वो आज तक जारी है। तो लोकसभा चुनाव में ऐसी ही उम्मीद तेजस्वी यादव से थी कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने विधानसभा चुनाव में 2020 में दिखाया था उससे बेहतर करेंगे लोकसभा चुनाव में। ऐसे बड़े महान विशेषज्ञ थे जो चैलेंज कर रहे थे, कह रहे थे कि मोदी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो बिहार से तेजस्वी यादव दे रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो 40 में से सिर्फ 4 सीटें RJD को मिली। तो आप समझ लीजिए चुनौती कितनी बड़ी थी। और उसके बाद से RJD लगातार ढलान पर है। अभी उपचुनाव हुए, उसमें भी उसका बुरा हाल हुआ, बुरी तरह से हारी। यादव बहुल सीटों पर भी हार गई RJD। ये उसके लिए अखिलेश यादव से भी बड़े खतरे की घंटी है। तो बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। एक नया फैक्टर आया है प्रशांत किशोर का। वो सीट कोई जीत पाएंगे इसमें मुझे शंका है, लेकिन वो ये तय करेंगे कि कितनी सीटें किसको कहाँ हरवा सकते हैं, इसमें उनकी भूमिका हो सकती है। अब वो किसको हरवाएंगे किसी को पता नहीं। उनकी पार्टी और उनकी राजनीति जो है उसकी स्थिति केवल वोट कटवा पार्टी के रूप में उसकी मौजूदगी होगी। सवाल सिर्फ इतना होगा कि किसका वोट काटेंगे, NDA का या महागठबंधन का। किसी का तो काटेंगे, इतना तय है। और तेजस्वी यादव की राजनीति आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि घटती हुई दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी का जो जनाधार है उसमें कोई बढ़ोतरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। MY फैक्टर के अलावा कोई अपनी पार्टी का विस्तार नहीं कर पाए हैं। और उनके नेतृत्व को लेकर भी अब लोग उस तरह से उत्साहित नहीं हैं जैसा 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद थे। उसके नतीजे आने के बाद लग रहा था कि बहुत तेजी से तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो ब्रेक जो लगा, वो ब्रेक के बाद उनकी गाड़ी जो है वो पीछे की ओर लुढ़कती जा रही है। कहीं रुकेगी या फिर रुककर आगे चलेगी मालूम नहीं। लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य तय करेगी और उनकी पार्टी का भी। तो इन दो नेताओं और दो पार्टियों पर नजर रखिए। अगले 2 साल में इनके भविष्य का फैसला होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।